नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। 9 बजे की 9 रिपोर्टर की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। दरअसल जनता दरबार वहां पर मुख्यमंत्री ने लगाया, जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रात्रि प्रवास करते हैं तब सुबह इसी तरीके से जनता दरबार की तस्वीरें सामने आती है। फरियादी दरअसल अपनी समस्याएं लेकर के योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद से एप्लीकेशन लेते हैं और संबंधित विभागों को देते हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और तमाम विभागों के जो बड़े अफसर हैं वो इस मौके पर मौजूद रहते हैं। ख़ासतौर पर महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंचती हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, उनकी जो समस्या होती है उससे रूबरू वो करवाना चाहती हैं मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री हर महिला के पास, हर फरियादी के पास जाते हैं, उनसे एप्लीकेशन लेते हैं और संबंधित विभागों को एप्लीकेशन देते हैं आगे की कार्रवाई करने के लिए। गोरखपुर में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से हैं और आज सुबह एक बार फिर से जनता से वो सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधी मुलाकात कर रहे हैं, उनके समस्याओं के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं। दरअसल ये रूटीन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में रहते हैं तो अगली सुबह वो लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और अब 9 बजे 9 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, दिल्ली का अपडेट हमें देंगे। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। दीपांकर गुप्ता बड़गांव से हमारे साथ जुड़े। रवीश बिष्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, क्रिकेट पर वो पूरी जानकारी हमें देंगे। कल ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की है। नमित त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही, उस पर जानकारी देंगे। दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक विजय हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल चुनाव आयोग में आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में राजनीतिक दलों से चर्चा करने वाला है और इस पर क्या अपडेट है हमारे सहयोगी अभिषेक देंगे। रवि सराफ हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अजहर अंसारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दरअसल प्रचंड ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुजरात से आ रही है। दरअसल गुजरात में उत्तरायण पर्व पर 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में उत्तरायण पर्व पर 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। उत्तरायण पर्व कल मनाया गया गुजरात में और मांझा से गला कटने से 6 लोगों की मौत हुई है। पतंग उड़ाते समय छत से गिरकर भी कुछ लोगों की मौत हुई है। उत्तरायण पर्व पर कई लोग पतंगबाजी करते हैं गुजरात में और इसी दौरान मांझा से किसी का गला कटा है। कुछ लोगों की छत से गिरने से मौत हुई है। तो अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई है गुजरात में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम होंगे मुखातिब। थल सेना, वायुसेना की ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर जुड़ेंगे, नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर से भी अग्निवीर जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेनाओं के अंगों में अग्निवीरों की जो बहाली हुई है, फर्स्ट बैच जो ट्रेनिंग ले रहा है, उन जवानों से, उन महिला जवानों से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 10:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज अग्निवीरों के लिए बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे अग्निवीरों के साथ। तीनों सेनाओं में अग्निवीर योजना के तहत जो जवानों की भर्ती हुई है, उन जवानों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल अग्निवीर योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की, लेकिन इसका विरोध भी हुआ और अब चूंकि बहाली हुई है तो फर्स्ट बैच को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपक चौबे दिल्ली से हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। दीपक, अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम विवाद सामने आया, सरकार ने तमाम पक्ष को सामने रखा और अब अग्निवीर योजना से युवा जुड़े भी हैं और फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या संदेश देने की कोशिश होगी?
जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछली बार जब ये अनाउंस किया गया था कि अब अग्निवीर की भर्ती होगी और तीनों सेना में जल, वायु और थल सेना, जिसमें अगर बात की जाए तो अब उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद पूरे देश में एक जो आक्रोश था, जो लोग दौड़ दौड़ करते थे या फिर जिन लोगों को सेना में भर्ती होना था, उन लोगों में एक विरोध देखा गया था और पूरा देखा गया था किस तरीके से पूरे देश में आगजनी हुई। उस टाइम रेलवे को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे सही हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे उन जो पहला बैच है जिसमें 200 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जो श्रीनगर का पहला बैच है, उनसे वो 10:30 बजे बात करेंगे और बताएंगे किस तरीके से अब देश में सेवा की जाए और लगातार जो नाराजगी थी उसको भी कम करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि देखिए, इन सबकी ट्रेनिंग दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। लगभग 6 महीने का जो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनको फिर अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि आप आइए, आपका स्वागत है, और इससे जाहिर सी बात है कि इससे कई लोगों को फायदा भी होगा। जो अगर बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि पढ़ाई से पहले आप 12th से पहले ही आप जा सकते हैं सेना में, तो एक आने वाले समय में और फायदा मिलने जा रहा है। जो अग्निवीर है उसमें कई राज्यों ने अपनी सहमति जताई है कि जो अग्निवीर के जिन लोगों को अगर सेना में नहीं ये मौका मिल पा रहा है तो उनको हम दीपक, कुल स्टेट मिला के पुलिस में कहें, या प्रधानमंत्री जो है अग्निवीर योजना को लेकर के जो डाउट अभी तक भी लोगों के मन में है, अभ्यर्थियों के मन में है, वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें अग्निवीर को लेकर के कही गई। हालांकि सेना और रक्षा मंत्रालय की तरफ से बार बार उस पर सफाई पेश की जाती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री चूंकि अग्निवीरों से सीधा बातचीत करेंगे तो क्या ये कहें कि जो थोड़ा बहुत डाउट अभी रह गया है वो भी क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो डाउट था बच्चों में और जो मतलब कोचिंग में जो जाते थे बच्चे, जिनको लगता था कि हम सेना में भर्ती हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आज उनका डाउट और क्लियर हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे उन बच्चों से जिनको ट्रेनिंग पूरी करनी है और जो पहला बैच है अग्निवीर का, उनसे जब बात करेंगे वो समझाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एक गलत फहमी है उसका भी आज निवारण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, उससे पहले भी चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे CISF हो, चाहे अलग अलग जो पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम जो पहले अग्निवीर जो हैं उनको प्राथमिकता देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसके और भी जो पहला बैच है, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कितने और बैच हैं जिसका प्रधानमंत्री खुद उनसे बात करेंगे। और जाहिर सी बात है जब वो बात करते हैं, जब समझाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है। इसीलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पहला बैच जो है खुद प्रधानमंत्री उन बच्चों से बात करेंगे। ठीक है दीपक, बने रहिए, आगे भी खबरों पर बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीरों के पहले बैच, तीनों सेनाओं का जो पहला बैच है उससे सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में आज रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी का रोड शो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पटेल चौक से ये शुरू होगा रोड शो और जयसिंह रोड तक ये रोड शो चलेगा। रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोड शो को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है, किन रूट पर आपको नहीं जाना चाहिए ये बताया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो अगर आप दिल्ली में आज आते जाते रहने का कार्यक्रम है, दफ्तर से आना है, लौटना है घर दोपहर में, तो आपको ये रूट मैप जो है आपको जानना बेहद ज़रूरी है। रोड मैप को देखिएगा, दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी देखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है। पटेल चौक से शुरू होकर के जयसिंह रोड पर यह रोड शो समाप्त होगा और हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी रहेगी रोड शो के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एक रोड शो करने वाले हैं। रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, लेकिन दोपहर 3 बजे ये रोड शो शुरू होगा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है, उसे लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है। तो रेल भवन, गुरुद्वारा, रकाबगंज पर ट्रैफिक जाम रह सकता है। गोलटाग, खाना, जंतर मंतर रोड पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर के भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। पीयूष, पहले तो बताइए कि रोड शो किस लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो जो कर रहे हैं ये किस लिए, किस मकसद से?
देखिए, जिस तरह से गुजरात में हुई जो जीत है, उसको जीत को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और इस गुजरात की जीत के बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उद्देश्य से ये रोड शो निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार तमाम काम कर रही है और उस योजना का असर पब्लिक पर भी आ रहा है, तो उसको लेकर भी ये रोड शो जो है ये प्लान किया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक व्यापक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले। आपको याद होगा कि जो हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें जेपी नड्डा ने रोड शो किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी रोड शो हुआ था, लेकिन इस बार की इस कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री का ही रोड शो प्लान किया गया है। बिल्कुल, तो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होने वाली है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, 2024 लोकसभा चुनाव और इस साल जो विधानसभा के चुनाव हैं, दोनों पर अलग अलग चर्चा भी बीजेपी को करना है और रणनीति तैयार करनी है, रोड मैप तैयार करना है। कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जरा उसके बारे में भी तफसील से जानकारी दे दीजिए पीयूष। जी हाँ, बिल्कुल, कई सारे रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए। माफ करिएगा कुंदन, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन कई सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है। ये 4:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 4 बजे से, और ये इस कार्यक्रम का समापन जो है एनडीएमसी तक होगा। तो कुल मिलाकर उस तरफ आने वाले सभी रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, और आपको मैं बता दूं कि कई बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री, उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस रोड शो का हिस्सा होंगे। और उसके बाद इस रोड शो की व्यापकता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता देश के तमाम हिस्सों से शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। शुक्रिया पीयूष, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल भी रखिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत 350 कार्यकारी सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष के कार्यकाल विस्तार पर भी मुहर लग सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार पर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और पदाधिकारी जो हैं वो शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण भी होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब संपन्न होगी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ संपन्न होगी। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, का बीजेपी जो है बाकी राजनीतिक दलों से आगे क्यों है? देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जो कार्यकारिणी में जो एजेंडा रहने वाला है वो विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी। तो बहुत पहले से तैयारी बीजेपी जुट गई है तैयारी में। जी बिल्कुल कुंदन, अगर बात की जाए तो बीजेपी संगठन के मामले में औरों पार्टियों से बहुत अलग है। संगठन का विस्तार किस तरीके से किया जाए, संगठन को किस तरीके से चलाया जाए, उसका बूथ लेवल जो है वो सबसे मजबूत होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो। अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है कि उन्होंने एक बूथ अध्यक्ष को फोन कर दिया था और पूछा था कि बताइए आपके जिले में या फिर आपके बूथ में क्या प्रॉब्लम है आखिर। तो ऐसे संगठन में अगर जाहिर सी बात है कि पकड़ बनाते हैं, और जब संगठन और कार्यकर्ता जब आपके साथ आता है तो जाहिर सी बात है जीत होती है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। उससे पहले कुंदन मैं आपको बता दूं कि करीब 10 बजे बीजेपी राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक जो है वो बीजेपी मुख्यालय में होगी, और इसमें जितने भी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री हैं वो आएंगे। और देखिए, इससे पहले भी न्यूज इंडिया ने ही एक खबर चलाया था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दूसरी बार अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने इसका कंफर्म भी कर दिया है कि दोबारा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, कार्यकाल बढ़ने के बाद उनका जो पहला दौरा होगा, क्योंकि 20 जनवरी को उनका कार्यकाल दूसरा जो है वो शुरू होने जा रहा है, और उसमें वो बंगाल और यूपी के गाजीपुर में वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब ये बैठक होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन कौन सी जो सीटें हैं उन पर फोकस किया जाए। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो जो लोकसभा
लोकसभा 2019 में जो लोकसभा सीटें थी जिसपे बीजेपी हारी थी, उनको मजबूत किया जाएगा। जहां जहां हारी थी वहां वहां समीक्षा की जाएगी और शाम 4 बजे जब राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो और देखना है कि वो अपनी जो कार्यकारी जो सदस्य हैं उनको क्या मंत्र देते हैं, जीत का कौन सा मंत्र देते हैं। हालांकि उससे पहले जो रोड शो है, जो हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला थे वो बता रहे थे कि रोड शो है तो एक भव्य रोड शो है और दिखाता है कि किस तरीके से जब बीजेपी दिल्ली में भले ही एनडीएमसी चुनाव हार गई हो, एमसीडी सॉरी माफी चाहता हूं कि एमसीडी चुनाव हार गई हो, पर वो दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी अभी भी दिल्ली में वही उसका जो स्तर है, या बात की जाए कि जो पहले जो वोट बैंक था वो अभी भी है। तो जाहिर सी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मैसेज जो है वो आने वाले 8 राज्यों में, जो इस साल जो 8 राज्य विधानसभा चुनाव होने उसमें भी जाएगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, इस बैठक पर। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जो बीजेपी दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, खबरों पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो बात दिल्ली की करते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है। 3 दिवसीय सत्र है। सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। मेयर चुनाव विवाद के चलते हंगामा एक बार फिर से हो सकता है। एलजी और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है उस पर भी हंगामा हो सकता है। तो विधानसभा सत्र आज से शुरू होने वाला है। दिल्ली का विधानसभा ये सत्र है। 3 दिनों तक ये विधानसभा सत्र चलने वाला है, लेकिन इन 3 दिनों तक हंगामा किस तरीके से बरपेगा ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मसलों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद तो है ही, राजनीतिक रस्साकशी तो है ही, लेकिन इन सब के बीच एलजी और सरकार के बीच जो है विवाद कई मसलों पर है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, आज से सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या होगा इन 3 दिनों में? देखिए कुंदन, ये 7वीं विधानसभा का तीसरा सत्र है और ये 3 दिवसीय सत्र में जाहिर तौर पर जो दिल्ली के अंदर एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव के दिन हंगामा हुआ था उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो तकरार लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 11 बजे से ये इस 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत होगी और 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली के अंदर सरकार में बैठी है, सत्ता में बैठी है, सत्ता पक्ष आज एक निंदा प्रस्ताव भी ला सकता है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एलजी जो है अपने आदेश दे रहे हैं, जिसको लेकर कल भी हमने देखा था दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक लेटर भी एलजी को लिखा था। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर कई ऐसे अधिकारों की लड़ाई जो है वो पिछले 15 दिनों से चल रही है। एलजी जो है अपने आदेश दे रहे हैं, एलजी डायरेक्ट सीधे अफसरों को अपनी फाइल भिजवा रहे हैं। हमने 3 दिन पहले देखा था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी एलजी से एक मुलाकात की थी और वो कानूनों की सभी संविधान के दस्तावेजों की कॉपी लेकर एलजी के पास गए थे, लेकिन उस बैठक का भी कोई समाधान निकल नहीं सका था। हालांकि इस सत्र के शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इस सत्र को बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्र जो है वो 10 दिवसीय होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये 3 दिनों का ही सत्र है, लेकिन ये भी उम्मीद है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इस सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया नमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो आज से 3 दिवसीय दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और हंगामेदार रहने की आशंका है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और महासचिव बैठक में बुलाए गए हैं। रिमोट वोटिंग मशीन पर बैठक में चर्चा की जाएगी। रिमोट वोटिंग मशीन से जुड़ी प्रदर्शनी चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को दिखाई जाएगी। रिमोट वोटिंग मशीन घर से बाहर होने पर भी आपको वोटिंग का अधिकार मुहैया करवा पाएगी, इसलिए ये बेहद जरूरी है रिमोट वोटिंग मशीन। महासचिव, दरअसल तमाम पार्टियों के महासचिव जो हैं उन्हें अब शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ये महासचिव को दिखाया जाएगा, इन महासचिवों को, राष्ट्रीय दलों के महासचिवों को, कि देखिए ये रिमोट वोटिंग मशीन है, इसमें अगर कोई खामियां हैं तो राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा जाएगा और इसकी जो तैयारी है इस रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए वोट कराने की, अब इसके बारे में चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी भी देगा। आज ये महत्वपूर्ण बैठक चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई है। तमाम राजनीतिक दलों के महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिख करके इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से और बताया जाएगा कि रिमोट वोटिंग मशीन क्या है, इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से वोटिंग के प्रतिशत को आगे बढ़ाया जा सकता है।
अभिषेक हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये रिमोट वोटिंग मशीन क्या है और किस कॉन्सेप्ट के साथ इसे चुनाव आयोग पेश करने जा रहा है, सबसे पहले दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए कुंदन, ये जो रिमोट वोटिंग सिस्टम है, इसको दरअसल समझने की जरूरत यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसे कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर के एक प्रयास है। दरअसल बात ये 2019 से ही शुरू हुई थी और उससे पहले भी हालांकि मांग होती रही थी, लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय यह कहा गया कि करीब 30 करोड़ लोगों ने जो वोट डाले ही नहीं। तो आप देखिए, अमेरिका की लगभग इतनी आबादी है, उतने लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे, यह स्थिति थी भारत की। तो उसके बाद उस पे सर्वे किया गया कि कारण क्या रहे कि इतने लोग वोट ही नहीं डालते हैं। तो उसमें 2-3 कारण प्रमुख थे। उसमें प्रमुख कारण जो था, एक तो शहरी क्षेत्रों में वोट के प्रति लोगों का जो रवैया है वो नकारात्मक था। दूसरा, युवा जो हैं वोट डालना नहीं चाहते, ये स्थिति थी। और तीसरा ये था कि कई लोग ऐसे हैं जिनका वोट मान लीजिए बिहार में है और वो दिल्ली में, मुंबई में ऐसी जगहों पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका वोट है और वो दूसरे राज्यों में रहते हैं। तो ये समस्या का समाधान करने की एक कोशिश जो है चुनाव आयोग कर रहा है। बिल्कुल, कि अगर मान लीजिए आपका वोट बिहार में है, आप मान लीजिए पटना के रहने वाले हैं और आपका वोट बिहार में है और बिहार में चुनाव होते हैं, किसी कारण से आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं, आप वोट डालने वहां नहीं जाएंगे जी। तो रिमोट वोटिंग के जरिए जो रिमोट वोटिंग सिस्टम होगा, तो दिल्ली में वहां पे बूथ तैयार किए जाएंगे, वोटिंग वहां पे आप कर सकते हैं। अभिषेक, जल्दी से ये बता दीजिए कि दरअसल आम सहमति बनाना आसान है क्या चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि ईवीएम जो प्रमाणिक मशीन है उस पर विवाद हो जाता है चुनावी सिस्टम में, लेकिन ये रिफॉर्म्स उससे आगे बढ़कर के चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन क्या राजनीतिक दल सहमत होंगे इस पर, बड़ा सवाल ये बनता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब देखिए अभी तो डेमो भी नहीं दिया गया है और उससे पहले ही इसका विरोध भी एक तरीके से कहें तो शुरू होता जा रहा है। टीएमसी की अगर बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सभी विपक्षी पार्टी जो है आए मिल बैठ करके बात करते हैं। लेकिन इसको समझने, अगर सभी पार्टियां इस पे एक राय बनाती हैं, एक मत होती हैं, तो ये बहुत बेहतर फैसला होगा कुंदन, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी की सहभागिता इससे हो सकेगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कई लोग अपने काम की वजह से अपने राज्यों में नहीं होते हैं जहां उनका वोट होता है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग की मंशा तो बहुत क्लियर है, साफ है, अच्छी है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने दरअसल अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के कई जिलों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये येलो अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए यह येलो अलर्ट मौसम विभाग का। पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों में बर्फबारी के बाद बारिश हो सकती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। सफेद चादर में लिपटा हुआ इलाका दिखाई दे रहा है। और बात कांग्रेस के मिशन कर्नाटक पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जुटने वाली हैं। कर्नाटक में महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। नाइकी सम्मेलन में प्रियंका गांधी शामिल होने वाली हैं। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित होगा यह सम्मेलन। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला शाखा की तरफ से आयोजित होगा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस के नजरिए से। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज बेंगलुरु में मौजूद रहेंगी। महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगी। नाइकी सम्मेलन में प्रियंका गांधी होंगी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित होगा ये सम्मेलन। पैलेस ग्राउंड में महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा होंगे और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस में महासचिव का पद रखती हैं। तो कांग्रेस महासचिव बेंगलुरु में आज मौजूद रहेंगी। नाइकी सम्मेलन में प्रियंका गांधी आज शामिल होने वाली हैं।
बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। रवि सदाफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवि, कर्नाटक के मिशन पर प्रियंका गांधी जुट गई हैं। बिल्कुल, देखिए ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत मिला और वहां पर प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय थी, अब हिमाचल के बाद कर्नाटक का रुख प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं और आज एक बड़े कार्यक्रम को कर्नाटक में संबोधित करने वाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। तो महिला सशक्तिकरण की बात प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। हालांकि संगठन की बैठकों में भी प्रियंका गांधी अब शामिल होने लगी है। कर्नाटक के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करते हैं, अपनी जो समस्याएं होती है वो उन्हें बताते हैं और वो सुलझाने की कोशिश करती है। तो अब ये कहा जाए कि कर्नाटक से खासा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को है। दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी राहुल गांधी ने की और उसके बाद अब कर्नाटक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय हो चुकी है। तो एक बड़ा उम्मीद है और एक बड़ा प्रदेश है कर्नाटक। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहां पर कोई चूक नहीं करना चाहती। इसी लिहाज से गांधी परिवार हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गए। शुक्रिया रवि इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली में शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में 8 पहर कोल्ड वेव की मार की खबर है। 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिनों के लिए राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 16 से 21 जनवरी तक सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में 16 और 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की सर्दी का सतम महसूस किया जाएगा। आयानगर और रिज इलाके में मंगलवार और बुधवार को 3 डिग्री न्यूनतम तापमान बना रह सकता है। अजान अंसारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजान, मौसम का येलो अलर्ट, सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल कुंदन, अभी तक दिल्ली वासी ठंड से थोड़ी उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले 2-3 दिन तक मौसम का जो पारा है वो गिरेगा। आज की अगर तापमान की बात कर ली जाए तो सुबह के समय 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा और अधिकतम 12 से 13 डिग्री रहा। तो दिल्ली वासियों को अब ठंड में थोड़ी सी राहत के बाद मुश्किल हो सकती है। बात कर ली जाए शीतलहर की, तो शीतलहर लगातार आज सुबह से चलने को हमने देखी। सुबह से शीतलहर चल रही थी। अभी कोहरे की अगर बात करूं तो कम कोहरा था, 8 बजे के बाद धूप निकल गई। तो धूप निकल, कहीं ना कहीं धूप तो निकली है, लेकिन शीतलहर से दिल्ली वासी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि गलन महसूस हो रही है दिल्ली वालों को। धूप निकली है लेकिन ठंड प्रचंड है दिल्ली में और 18 तारीख तक यही हाल रहने वाला है। शुक्रिया आजान इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, बड़गांव से बड़ी खबर है। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जवानों ने इलाके के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गांव इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवादियों के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की सभी रास्ते, वहां के एग्जिट पॉइंट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब जारी है। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में ये मुठभेड़ हुई है और जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है उस जगह पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है और तमाम एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया है सुरक्षा बलों ने और अब इलाके में सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की खबर है आतंकवादियों की और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके पर सुरक्षा बलों की नजर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है आतंकवादियों को तलाशने के लिए। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं लाइव। दीपांकर, क्या जानकारी? देखिए, बडगाम में ये एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह कल एक खबर आई थी कि बडगाम का जो मकाम इलाका है, मकाम इलाके में 2 से 3 तुरंत कॉर्डलेंस सर्च ऑपरेशन किया गया और एक इनिशियल फायरिंग हुई मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसे वहीं से रिटेलिएट किया आर्मी ने और उसके बाद बिल्कुल ही शांति हो गई। जब लगभग 1 घंटे तक कोई सामने से फायर नहीं आया तो सेना ने एडिशनल फोर्सेस मंगवाई और पूरे इलाके में एक एक घर को खंगाला गया। पर शाम तक सेना ने आखिरकार ये डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे अब किसी भी मिलिटेंट की प्रेजेंस नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि
मिलिटेंट जब इनिशियल फायर करते हैं उसके बाद उनको लगता है कि अब उनकी मौत आने वाली है और वो तुरंत किसी संकरी गली से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर 2, 4 या 6 महीने की जिंदगी होती है मिलिटेंट्स की। यहाँ से अगर निकल के भागने में सक्सेसफुल भी हुए हैं तो देखिएगा आप कुछ ही दिनों में इनका एनकाउंटर होगा, ये भी मारे जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया दीपांकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए।